बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। ज़रूरत इस बात की है कि मैं हर वक्त जब्बार के अमजाद के करीब रहूं और इसे जब्बार का कोई हुक्म बजा लाने ना दूं जो हमारे हक में मुज़र हो, इसलिए कि अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि वाइसराय लॉर्ड्स ने अहकामात सादर किए हैं कि कलकत्ता के कुछ आला अंग्रेज़ हकाम जब्बार को साथ लेकर फ़ौरन इससे मिले हैं। वाइसराय जब्बार को अपने हमरा लेकर लाहौर आना चाहता है। वाइसराय को जब्बार की पुरस्रार कुव्वतों के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। वाइसराय की ख्वाहिश ये है कि इन पुरस्रार कुव्वतों को मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ज़ाहिर है कि ये हमारे लिए निहायत खतरनाक बात होगी, इसलिए मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ और वहाँ कमांडर इन चीफ को भी मुजाहिदीन की सरगर्मियों से मुतला किया जा चुका है, मगर कमांडर इन चीफ बात की हक में नहीं कि आज़ाद इलाके पर बगैर किसी सबब के हमला किया जाए, क्योंकि ये बात गैर कानूनी है। वाइसराय ने इसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी है और इसीलिए गालबन वो कमांडर इन चीफ को अपने हमरा लाहौर लेकर जा रहा है, जहां वो गवर्नर पंजाब से मिलकर कोई खतरनाक मंसूबा बनाना चाहता है। हमजाद अपनी पूरी बात करके जवाब तलब नजरों से मुझे देखने लगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे मशवरा दोगे, वो गलत नहीं होगा, मगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत पेश आई तो इस सूरत में क्या होगा। मैंने सवाल किया। अव्वल तो मैं खुद आपके तरफ से बेखबर नहीं रहूंगा और अगर ऐसा कोई मौका आया तो आप मुझे अपने करीब पाएंगे। दूसरे, यहाँ फिलहाल आपको कोई खतरा भी नहीं, यहाँ तो आप एक तरह से अपने लोगों में हैं। इतना सुकून व इत्मीनान तो आपको ना बदावा में मुयसर था और ना मीरठ में। हमजाद ने जवाब दिया, लेकिन इसके जवाब से मेरे जहन में एक सवाल और उभरा, लेकिन अगर तुम्हें इस वक्त जब्बार के हमजाद से बरसरे पैकार हुए तो हाँ, ये सूरत हाल जरूर तशवीशनाक हो सकती है, लेकिन अगर मैंने ये खतरा महसूस किया कि आप मेरी गैर मौजूदगी में किसी बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं, तो मैं हर कीमत पर आप तक पहुंच जाऊंगा और आपको किसी खतरे में ना पड़ने दूंगा। हमजाद ने मुझे पूरी सूरत हाल समझा दी। तो फिर जो मुनासिब समझो इस पर अमल करो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। वाइसराय को आपके मुताल्लिक बताया जा चुका है कि आप भी मुजाहिदीन का साथ दे रहे हैं और ये कि आपके पास जब्बार की तरह पुरस्रार कुव्वतें हैं। और तो क्या अंग्रेज अब तक यही समझ रहे हैं कि मैं तंजीम का सरबराह हूँ? मैंने हमजाद की बात काट कर पूछा। नहीं, अब वो जान चुके हैं कि तंजीम के असल सरबराह अमीर बाबू जान हैं, क्योंकि जब्बार के हमजाद के जरिए इन्हें सब कुछ मालूम हो चुका है। वो ये भी जान चुके हैं कि अमीर बाबू जान इनका इस्लाही नाम है और इनका असल नाम मौलवी अब्दुल्ला है, लेकिन ये जानने के बावजूद वो आपके बारे में अब तक मशकूक हैं, क्योंकि कलकत्ता से गायब होने के बाद इन्हें आपके बारे में कोई इल्म नहीं था कि आप कहाँ हैं। मगर इस दौरान जब्बार के हमजाद ने तंजीम के बारे में तमाम मालूमात हासिल की। इन्हें ये भी खबर लग गई कि आप मुजाहिदीन के साथ मलका में हैं। तंजीम से आपके ताल्लुक के बारे में तो इन्हें पहले ही मालूम था, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे मुकाबले पर यहाँ जब्बार को लाना चाहते हैं। मैं बुड़बुड़ाया। 100%, बल्कि वाइसराय जरिया बरकी तार सरहद इलाके को होशियार भी कर चुका है। अब तक बरतानी हुकूमत की सरहदों पर काफी तादाद में फौज जमा हो चुकी है और करीब के इलाकों से फौज इकट्ठी होकर सरहद पर पहुँच रही है। सरहदी इलाके में जासूसों का जाल फैलाया जा चुका है। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है और ये सब एक बड़े तूफान का पेश खेमा है। मैं अभी हमजाद की बात का जवाब देने के लिए सोच रहा था कि मैंने करीब होती हुई कदमों की आहट सुनी। ठीक है, अब तुम जाओ। मैंने हमजाद को रुखसत होने की इजाजत दे दी। अगर मैंने तुम्हारी जरूरत महसूस की तो तुम्हें तलब कर लूंगा, मगर ऐसा इसी वक्त होगा जब मेरे पास और कोई चारा न हो। वैसे तो तुम भी खुद मेरी तरफ से गाफिल नहीं रहोगे। मैंने ये कहकर हमजाद की तरफ से नजरें फेर लीं ताकि इसे जाता हुआ न देख सकूं। इसकी हर वक्त की कुर्बत ने मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी थी। मैं इसे इस तरह रुखसत कर रहा था जैसे अपने किसी बहुत ही अजीजी दोस्त और गमगुसार को खुद से जुदा कर रहा हूँ। ना मालूम वो मुझसे कब तक के लिए जुदा हुआ था, हालांकि इसने मुझे ये तमाम सूरत हाल वाज़ह कर दी थी और बता दिया था कि मुझे जब इसकी ज़रूरत महसूस होगी तो वो मेरे करीब
होगा, लेकिन इसे जाने की इजाजत देते हुए न जाने क्यों मेरा दिल बैठने लगा। कदमों की आहट अब बहुत करीब आ चुकी थी। ये किसी औरत के कदमों की चाप हरगिज नहीं थी। नाहिद के मखसूस कदमों की आवाज से मेरी समात आशना थी। ये नाहिद हरगिज नहीं थी। आने वाले ने आते ही मुझे सलाम किया। ये कायम खान था, मुजाहिदीन के एक दस्ते का सालार। कायम खान के वजूद में मुझे इसकी आंखें सबसे ज्यादा अजीब लगती थीं, जैसे इसकी आंखों से इसके वजूद का कोई ताल्लुक न हो। छोटी छोटी गोल गोल तेज चमकीली आंखें, जैसे वो आंखें अशिया के आर पार देखने की अहल हों। इन आंखों में अजीब सी मासूमियत और अयारी की मिली जुली सी कैफियत थी। इसी सबब मैं कभी इसके बारे में कोई फैसला न कर पाया था कि वो कैसे किरदार का मालिक है। कभी वो मुझे इंतहाई मासूम दिखाई देता था और कभी नहायत अयार, गोरी रंगत, चौड़ी पेशानी और कुशीदा सीने वाला ये नौजवान मुझे कुछ भी जरा पसंद था। मैंने कई मौकों पर नाहिद में इसकी दिलचस्पी को महसूस किया था और कई बार नाहिद की जुबान से इसकी बहादुरी की तारीफ सुनी थी। कमरे के दरवाजे में दाखिल होकर कायम खान की नजरें मुझसे मिली थीं और इस लम्हे मैंने इसके लिए अपने बारे नापसंदीदगी महसूस की थी। इसने आते ही कहा, जिले रहमान, आज आपके साथ मलका नहीं। मैंने इसके फिक्रे की चुभन महसूस की, मगर इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए मैंने स्पाट लहजे में कहा, हाँ, वो अमीर की तलाश में गई है और मेरे को मलका की तलाश है। मैं इसे तलाश में यहाँ तक आया हूँ। अमीर बाबूजान तमाम सालारों से एक जरूरी और अहम मशवरा करने वाले हैं। तमाम लोग मौलवी शरीफुल्लाह के घर जमा हैं, बल्कि सिर्फ मलका और आपका इंतजार है। कायम खान ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो अहम और ज़रूरी बात क्या है जिसके लिए अमीर ने तमाम सालारों को जमा किया है? मैंने पूछा। अभी अमीर ने हमें इस बात से आगाह नहीं किया। हाँ, हमें इतनी इतला ज़रूर मिली है कि सरहद इलाकों पर जो लोग अमीर की तरफ से मुतय्यन हैं, इनमें से कोई एक शख्स आज सुबह अमीर के पास कोई अहम खबर लेकर आया है। कायम खान ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं बुड़बुड़ाया। कायम खान ने मुझे उलझन में डाल दिया था। वो मेरी बात सुनकर बोला, आप ऐसा कीजिए, मेरे हमरा मौलवी शरीफुल्लाह के मकान पर चलिए। मलका को भी आखिरकार वहीं पहुंचना है और मुमकिन है कि वो अमीर की तलाश में वहां पहुंच चुकी हो। कायम खान की तजवीज़ मुझे पसंद आई। मैं बैसाखियाँ उठाकर इसके साथ चलने पर आमादा हो गया। कायम खान ने आगे बढ़कर मुझे सहारा देना चाहा। मैंने अपनी अंदरूनी नफरत के सबब इसका सहारा लेना कबूल नहीं किया और इसके नतीजे में एक बार गिरते गिरते बचा। कायम खान का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मलका वहाँ मौजूद थी। मैं और कायम खान खामोशी से एक तरफ बैठ गए, इसलिए कि अमीर बाबूजान लोगों से मुखातब थे। अचानक उन्होंने हम दोनों की तरफ मुड़कर देखा और बोले, तुम लोग अभी ठीक वक्त पर पहुँचे। मैंने अभी बात शुरू की थी। मुझे आज सुबह अहम खबर मिली है और वो खबर तशवीशनाक है। बरतानवी सरहदों पर बड़े पैमाने पर फौज की नकलो हरकत देखी गई है, जो जाहिर है कि बेसबब नहीं हो सकती। अभी ये नहीं मालूम हो सका कि इसकी वजह क्या है, लेकिन इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये नकलो हरकत किसी बड़े तूफ़ान का पेशहमा हो। मैंने इसी सिलसिले में आप लोगों को मशवरा करने के लिए बुलाया है। अमीर बाबूजान का ये अंदाज़ फ़िक्रमंद देखकर मुझे इनकी मामला फहमी और दूर अंदेशी का कायल होना पड़ा। तंजीम का सरबराह और इसके बकाया अफराद यकीनन बेदार मगज़ काफ़ी मोहतात थे। इनके ज़रिए मालूमात न सिर्फ ये कि दुरुस्त थे, बल्कि वो इन मालूमात को फौरी तौर पर अपने अमीर तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद रहते थे। इससे पहले कि मुझे हमजाद के ज़रिए जो कुछ मालूम हुआ था इससे अमीर को आगाह करता, अमीर तक ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि बरतानवी सरहदों पर फ़ौज की नकलो हरकत देखी गई है। अमीर के बैठते ही एक मुसव्वत उम्र का शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ। इस शख्स का नाम अब्दुल गफूर था। सरहदों पर फौजियों की नकलो हरकत को वाकई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और अमीर ने जो क्यास आराइयाँ की हैं वो कुछ दुरुस्त ही मालूम होती हैं और हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसमें सदाकत नज़र आती है। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि तहन जानियों से मुसाहलत के बाद शहजाद मुबारक दोबारा सतना पर कब्ज़ा कर चुके हैं
और ये बात ऐसी नहीं है कि अंग्रेज़ों से छुपी हुई हो या वो इसे नज़रअंदाज कर दें। ऐन मुमकिन है कि अंग्रेज़ हुकूमत फिर एक मरतबा अपने हवारियों से मिलकर सतना को तबाह करना चाहती हो, क्योंकि सादात के इस्तेकाम का ताल्लुक बराह रास्त हमारे हक़ में जाता है। इसलिए हमें बहरहाल होशियार रहने की ज़रूरत है। कबल अज़ वक्त तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस नकलो हरकत का क्या मकसद है, जब तक कि हमारे आदमी हमें पूरी मालूमात से आगाह न कर दें। इस वक्त तक के लिए मेरा मशवरा है कि ये हम दिफाई तैयारियाँ शुरू कर दें और शहज़ादे को भी इन नए हालात से मुत्तला व ख़बरदार कर दें, ताकि वो बेखबरी में किसी अचानक मुसीबत का शिकार न हो जाए। अब्दुल गफूर के बाद कई और सालारों ने मुख्तलिफ तजवीज़ें पेश की, जिन्हें तमाम हज़रात ने बागौर सुना। जब काफ़ी लोग अपने ख्यालात का इजहार कर चुके तो अमीर बाबू जान ने मेरी तरफ मुखातब होकर कहा, ज़िले रहमान, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। है अमीर, मुझे बहुत कुछ कहना है। मैंने बैसाखियाँ खींचकर उठने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बैठे रहो, तुम बैठकर ही गुफ्तगू कर सकते हो। तुम्हारी माजूरी को देखते हुए तुम पर अदाब महफल फ़र्ज नहीं है। अमीर ने मुखातब किया और मैं दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। मुझे वो कहना है जो किसी ने नहीं कहा। मैं और मलका खुद भी अमीर से मिलने की बेताब थे। मेरे पास चंद अहम इतलात हैं। हम चंद बुरी खबरें लेकर आए हैं, ये कि मैंने तमाम वाक़यात अमीर बाबू जान और तमाम हाजरीन को मुतला कर दिया। मेरी हौलनाक बातें सुनकर तमाम महफल पर जैसे सख्ता का सा आलम तारी हो गया। फिर इसी खामोशी को मौलवी शरीफुल्लाह ने तोड़ा। मगर हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि इन इतलात के ज़राए क्या हैं? इसकी ज़रूरत नहीं। ज़िले रहमान ने जो कुछ कहा है हमें इसकी सदाकत पर यकीन है। ज़िले रहमान के ज़राए मालूमात का क्या है, इससे हम बखूबी आगाह है और इससे आप लोगों को भी बेखबर नहीं रखना चाहते। आज मौका आ गया है तो हमें ये बताने पर मजबूर हुए हैं। अल्लाह ताला ने अपनी बरकतों से ज़िले रहमान को कुछ ऐसी नादीदा पुरसरार कुव्वतें अता की हैं, जिनके ज़राए इन्हें ये तमाम इतलात मिलती हैं। इन पुरसरार कुव्वतों का थोड़ा बहुत तजर्बा असला और रुपए की फराहमी के सिलसिले में पहले भी आप लोगों को हो चुका है। लिहाजा ये बहस फिलहाल फजूल है। हमें इन इतलात की रोशनी में कोई वाज़ेह लाहे अमल मुरतब करना है, क्योंकि आजमाइश की घड़ी आ चुकी है। वक्त की तनाबें खिंच चुकी हैं। हम सब जिसके मुंतजिर थे वो घड़ी अपने वक्त से पहले आ गई है और खुदा का शुक्र है पहली आजमाइश हमारी है, वरना मैं पीरो और अब्दुर्रहमान की तरफ से फिक्रमंद हो चुका था। आप लोगों ने सुन ही लिया कि अंग्रेज हमारी तमाम सरगर्मियों से आगाह हो चुके हैं और बहुत जल्द इनका दस्ते सितम हमारी तरफ बढ़ने वाला है। ज़िले रहमान की इतलात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि सरहद पर फौजियों की नकलो हरकत देखी गई है, लेकिन बरतानवी हुकूमत को हमले की तैयारी में कुछ न कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। इसके अलावा इन्हें हम पर हमला करने के लिए कोई न कोई बहाना भी तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाका जिनमें हम आबाद हैं इनकी हुकूमत से बाहर और आज़ाद है। मसलियत वक्त का तकाजा यही है कि हम जंगी तैयारियों को तेज से तेज तर कर दें और फौरी तौर पर शहजाद मुबारक शाह को इस संगीन सूरत हाल से मुत्तला कर दें। उम्मीद है आप तमाम हजरात भी मेरी इस राय से मुत्तफिक होंगे। अमीर बाबू जान ने अपनी बात ख़त्म करके लोगों की तरफ देखा। हमें अपने अमीर की हर राय और फैसला मंजूर है। तमाम लोगों ने बेयक ज़ुबान कहा, जिसमें नाहिद और मैं भी शामिल थे। इसके बाद ये तमाम इतलात सतना पहुंचाने के लिए जब कायम खान और नाहिद का इंतखाब किया गया तो न जाने क्यों मैंने कायम खान के लिए अपने दिल में रकाबत महसूस की और शायद इसी जज्बे के तहत बगैर कुछ सोचे समझे मैंने कहा, अगर मैं सतना के लिए नाहिद के हमरा मुझे रवाना करते तो मुझे खुशी होती, क्योंकि मुझे सतना देखने की ख्वाहिश भी है। अमीर ने जैसे मेरी मुश्किल हल कर दी। मैंने पहले इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि मैं और नाहिद दोनों ही रास्ते से लाइल्म हैं। इन दोनों के हमरा जाने की पेशकश मैंने फ़ौरन कबूल कर ली। कुछ देर बाद ही मैं, नाहिद और कायम खान सतना जाने के लिए घोड़ों पर सवार हो रहे थे। हम तीनों के पास बंदूकें और कारतूस मौजूद थे
मुझे घोड़े पर सवार करते हुए नाहिद ने कहा, अभी तुम्हें घोड़सवारी और बंदूक चलाना सीखे हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, इसके अलावा तुम्हारी एक टांग भी काम नहीं करती। ऐसी सूरत में बेहतर तो यही था कि तुम इस सफ़र की तकलीफ़ ना उठाते। मलका, मैंने खूब सोच समझ कर तकलीफ़ और मुसीबतों से भरी हुई इस राह का इंतखाब किया है। मेरी आवाज़ में सख्ती थी। ये ज़िंदगी मैंने खुद कबूल की है, इसके सारे दुख सुख मुझे बर्दाश्त करने हैं और तुम मुझे सहल पसंदी की तरगीब दे रही हो। ये कहते हुए मेरे दिल में न जाने क्यों ये शुबा पैदा हुआ कि नाहिद दानिस्ता कायम खान के साथ तन्हा जाना चाहती है। मैं तुम्हारे असूल से बेखबर नहीं हूँ शेख, नाहिद ने मेरी बैसाखियाँ घोड़े की जीनत के साथ बांधते हुए कहा। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। सतना मलका से ज़्यादा दूर नहीं था। हमें उम्मीद थी कि हम शाम होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे घोड़े पर सवार करने के बाद नाहिद अपने घोड़े पर सवार हुई। इसकी पुश्त पर भी बंदूक लटक रही थी। कायम खान ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इसके साथ नाहिद का घोड़ा बढ़ा। इन दोनों के साथ साथ अब आगे बढ़ते देखकर मेरे अंदर रकाबत की आग और तेज हो गई। मैंने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई और इनके करीब पहुंच गया। मैं किसी भी तरह इन दोनों को इसका मौका नहीं देना चाहता था कि मुझसे अलग रहकर कोई गुफ्तगू कर सकें। मैं इन दोनों के साथ साथ अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। हम लोग बहुत जल्द मलका की हदूद से निकलकर पहाड़ी रस्तों पर हो लिए। दोपहर का वक्त था और हल्की हल्की सर्दी का मौसम। हवा के झोंके मुझे खुशगवार महसूस हो रहे थे। नाहिद का जिस्म घोड़े की पुश्त पर बार बार आगे पीछे हो रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी न हो पाई कि कम से कम इससे इजहारे इश्क तो कर देता। क्या खबर वो मेरे जज्बात से आगाह भी है या नहीं। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ आगे बढ़ रहा था। वो मेरे इतने करीब होकर भी मुझसे कितनी दूर थी। हमारे घोड़े की टापों से पथरीली चट्टानें गूंजती रहीं। हम आगे बढ़ते रहे। अचानक एक पहाड़ी का मोड़ काटकर कायम खान ने अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी और नाहिद ने इसका साथ दिया। यकीनन वो मुझे पीछे छोड़कर कुछ बात करना चाहते थे, शायद कोई ऐसी बात जिससे राजदारी ज़रूरी थी। मैंने सोचा और इसी के साथ मुझे कायम खान पर गुस्सा आ गया। मेरे होते हुए वो नाहिद पर हाथ साफ नहीं कर सकता था। मैं बुड़बुड़ाया और अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाने के लिए मैंने मिमियाज लगाई। घोड़ा एकदम सरपट दौड़ने लगा। मैंने इसकी रफ्तार और बढ़ाने के लिए रकाब पीछे खींचे कि इसकी पसलियों पर दबाव पड़े। दूसरे ही लम्हे घोड़ा एकदम भड़क कर मेरे काबू से बाहर हो गया और इस बला की रफ्तार से दौड़ा के कायम खान और नाहिद के घोड़े मुझे बहुत पीछे रह गए। मैंने संभल कर घोड़े की लगामें खींची। घोड़ा अपने दोनों पिछले पैर पर अलफ हो गया और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने लगामें ढीली की और फिर सरपट दौड़ने लगा। अब मुझे अपने जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। मैं घबरा कर घोड़े की गर्दन से लिपट गया। घोड़े की रफ्तार बदस्तूर कायम थी और मैं इससे बेखबर था कि कायम खान और नाहिद मुझसे कितने पीछे रह गए हैं। कई बार घोड़े ने कोशिश की कि मुझे अपनी पुश्त से नीचे फेंक दे, मगर मैं इसकी गर्दन से इस तरह चिमटा हुआ था कि ये हादसा न हो सका। न जाने घोड़ा किस रास्ते पर दौड़ता चला जा रहा था और इसे दौड़ते हुए कितनी देर हो चुकी थी। मुझे ये सब सोचने का होश नहीं था। ये तो सिर्फ इस वक्त अपनी जान बचाने की फिक्र थी कि कहीं वो मुझे अपनी पुश्त से नीचे पथरीले चट्टानों पर न लड़का दे। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि घोड़े की रफ्तार एकदम सुस्त पड़ने लगी है। मैंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। घोड़े की राह में एक बड़ी नदी हायल थी। घोड़ा भागता हुआ इस तक पहुंचा और फिर मुड़कर नदी के किनारे किनारे दोबारा तेज रफ्तारी से दौड़ने लगा। मैं इस वक्त परनदा नदी के किनारे दौड़ता जा रहा था जिसकी इस पार अंग्रेजी हुकूमत की हदूद थी। अचानक ही मैंने अपने घोड़े की टापों के साथ और बहुत से घोड़ों की टापों की आवाजें सुनी जो मेरे पीछे और आगे दोनों सिमत सुनाई दे रही थीं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे घेरा जा रहा है। मैंने सोचा। इसके साथ ही अपनी पूरी कुव्वत मुजतमा करके और जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखते हुए घोड़े की गर्दन छोड़ दी और एक बार फिर इसकी लगामें हाथ में ले ली। घोड़ा गालबन दौड़ते दौड़ते काफी थक चुका था, इसलिए बहुत जल्द वो मेरे काबू में आ गया। मैंने घोड़े की लगामें खींचकर इसकी रफ्तार कुछ कम की और फिर मेरी
नजर सामने से आते हुए 4-5 सवारों पर पड़ी जो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। इनके हाथों में बंदूकें थी। मैंने इनके लिबास से अंदाजा लगाया कि इनका ताल्लुक अंग्रेजी फौज से है। वो मेरे बहुत करीब आ चुके थे कि अचानक मैंने घोड़े को दाएं जाने मोड़ा और तेजी से सीधा दौड़ाने लगा। मेरी दाएं जानिब नदी थी और आगे पीछे अंग्रेजी फौज के सिपाही, इसलिए मेरे लिए राह फरार सिर्फ बाएं जानिब ही थी। अब मैंने मुड़कर देखा तो 8-10 सवार मेरे ताक़ुब में थे। मैंने अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन मैंने महसूस किया कि रफ्तार तेज करने के बावजूद फासला इतना ही बरकरार था, क्योंकि ताक़ुब में आने वालों ने भी अपने घोड़ों को तेज भगाना शुरू कर दिया था। अभी एक आधा मिनट ही गुजरा होगा कि मैंने एक जोरदार धमाका सुना और फिर पैर दर पैर धमाके शुरू हो गए। अंग्रेज फौजियों ने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलियां मेरे आसपास से